राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के संदर्भ में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का यह आयोजन और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जब भी हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उद्भव और विकास की बातें करते हैं तो सदैव हम पश्चिमी देशों की ओर देखते हैं और यह हमें सिखाया और पढ़ाया गया है कि हम सदैव इस वृत्ति का अनुसरण करते हैं कि पश्चिमी देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दृष्टिगत हमसे श्रेष्ठ हैं। पूर्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अंधकार है, ऐसी वृत्ति हमारी बनी है। लेकिन हमारी भी कुछ सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वैज्ञानिक परंपराएं हैं, आध्यात्मिक परंपराएं हैं और इन परंपराओं के प्रति हम उदासीन हैं और हमारे अंदर इन परंपराओं के प्रति आत्मगौरव का भाव नहीं है। हम अपनी ही परंपराओं में, अपनी ही प्रौद्योगिकी में, अपनी ही विरासत में यकीन नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जब हम बात करते हैं तो हमारा विज्ञान अर्थात भारतीय विज्ञान वसुधैव कुटुंबकम का विज्ञान है। हमारा विज्ञान आध्यात्म के साथ समन्वय का विज्ञान है। हमारा विज्ञान समग्र मानव जाति के लिए कल्याणकारी विज्ञान है। हमारा विज्ञान समग्र सृष्टि के प्रत्येक सोपान के लिए, सृष्टि के प्रत्येक अवधान के लिए विकास के समान अवसर देने वाला विज्ञान है। हमारा विज्ञान धारणीय विकास के लिए विज्ञान है, न कि विनाश का विज्ञान है। हमारा विज्ञान पर्यावरण के संरक्षण का विज्ञान है, जहां हम जल स्रोतों के संरक्षण की बात करते हैं, वनस्पतियों के संरक्षण की बात करते हैं, जीव जंतुओं के संरक्षण की बात करते हैं, भू संरचनाओं के संरक्षण की बात करते हैं। हमारा विज्ञान सबको साथ में लेकर चलने वाला विज्ञान है। धारणीय विकास की जो परिकल्पना हमने संजोई है वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय वैज्ञानिक अवधारणाओं के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। किंतु यह अत्यंत विषम परिस्थिति है कि हम अपनी ही वैज्ञानिक परंपराओं के प्रति उदासीन हैं और अपनी ही वैज्ञानिक परंपराओं में विश्वास व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस चीज को समझ सकते हैं। संस्कृत भारती एक संस्था है जो विश्व भर में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती है। यह, जहां तक हम संस्कृत भाषा की बात करें, यह भाषा सिर्फ धर्म की भाषा नहीं है, सिर्फ आध्यात्म की भाषा नहीं है। यह भाषा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा भी है। हम इस बात को भी देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा यदि मानी गई है तो वह संस्कृत ही है। इस संदर्भ में संस्कृत भारती के माध्यम से 5 भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया। संस्कृत भाषा के विभिन्न प्राचीन ग्रंथों का साम्य वर्तमान में प्रचलित वैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ जब किया गया तो तमाम ऐसी बातें निकल करके आईं जो कि हमें स्वयं पर गौरव अनुभूत कराती हैं। और ऐसे 5 भित्ति चित्रों के साथ जब संस्कृत भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री कृष्ण शास्त्री जी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय पहुंचे और अधिकारियों से मिले तो अधिकारी इस बात से अत्यंत हतप्रभ थे कि पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया था और पाई का मान 3.1416 जो दिया गया वो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। ऐसी ही एक और उदाहरण मैं यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा। पुरी के पूर्व शंकराचार्य भारतीय कृष्ण तीर्थ ने साधना और शुल्ब सूत्रों के माध्यम से, वेद अध्ययन के माध्यम से 16 मुख्य वैदिक सूत्रों का प्रतिपादन किया और 13 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया। इन मुख्य सूत्रों और उपसूत्रों के माध्यम से उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसे वैदिक मैथमेटिक्स नाम दिया। यह वैदिक मैथमेटिक्स में जिन सूत्रों का उन्होंने उपयोग किया उन सूत्रों के साथ TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के समक्ष जब ये सूत्र प्रस्तुत किए गए और इनकी मौलिकता के संदर्भ में उन्हें बताया गया और यह कहा गया कि इन सूत्रों का आप अपने स्तर से परीक्षण करके देखें कि इन सूत्रों की स्थिति क्या है, तब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और उन सूत्रों की उपादेयता को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन जब ब्रिटिश वैज्ञानिक निकोलस यहां भारत आए और जब बंबई में वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन में उन्हीं सूत्रों के आधार पर जब उन्होंने अपनी बात कही तो वे हतप्रभ थे। वे मानते थे यह तो एक मैजिक है, यह तो एक जादू है
जिसके माध्यम से गणितीय संक्रियाओं को बहुत आसानी के साथ हल किया जा सकता है। और मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम स्वयं ही अपनी वैज्ञानिक जो खोजें हैं, वैज्ञानिक जो आविष्कार हैं, वैज्ञानिक जो विचारधाराएं हैं, उन्हीं के प्रति आश्वस्त और विश्वास व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। एक और मैं यहां पर उदाहरण देना चाहता हूं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तत्कालीन समय में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे थे और उससे पूर्व 1962 में वे उत्तर प्रदेश में पाठ्यक्रम विकास समिति के सदस्य बने। जब वे पाठ्यक्रम विकास समिति के सदस्य बने तो पाइथागोरस प्रमेय के संदर्भ में एक विशिष्ट बात संज्ञान में लाई। इस प्रमेय को बोधायन ने कई वर्षों पूर्व ही खोज लिया था। जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने उस पाइथागोरस प्रमेय को वहां पाठ्यक्रम विकास समिति के समक्ष रखा और कहा कि इस प्रमेय को बोधायन ने पूर्व में ही खोज लिया था, अतः इस प्रमेय को बोधायन के नाम से जाना जाना चाहिए, तो फिर पाठ्यक्रम विकास समिति ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका यह मानना था कि नहीं, यह पाइथागोरस प्रमेय ही है और बोधायन के संदर्भ में जो बात आपने कही है वो ठीक नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने एडवर्ड टेलर, जो कि उस वक्त के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे और जिन्होंने सिंपलिसिटी एंड साइंस नामक पुस्तक लिखी है, उसमें जब बोधायन प्रमेय का जिक्र किया, तब जाकर के जो पाठ्यक्रम विकास समिति थी वह इस बात से आश्वस्त हो सकी कि नहीं, यह प्रमेय बोधायन ने ही खोजी थी और इसका नाम फिर उन्होंने पाइथागोरस बोधायन प्रमेय दिया। मेरा फिर वही कहना है कि कहीं ना कहीं हमारी जो वैज्ञानिक परंपराएं हैं, जो वैज्ञानिक हमारे पास जो वैज्ञानिक यश है, उसका हमने सही तरीके से न तो हमने समझा है और न ही सही तरीके से हमने उसका उपयोग किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दो वाकये मैं यहां पर आपके समक्ष रखना चाहता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निजी कक्ष में एक कैलेंडर था। उस कैलेंडर पर अफ्रीका और यूरोप के कुछ चित्र वहां पर उकेरे गए थे और उन चित्रों को एक दूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से लिया गया था। जो भी व्यक्ति डॉक्टर कलाम के कक्ष में आता उन चित्रों की बड़ी प्रशंसा करता, लेकिन जब कलाम ने यह कहा कि इन चित्रों को भारतीय दूर संवेदी उपग्रह के द्वारा खींचा गया है, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उन चित्रों के नीचे छोटे अक्षरों में यह लिखा पाया गया कि आभार प्रदर्शन किया गया भारतीय दूर संवेदी उपग्रह के प्रति जिन्होंने ये चित्र खींच करके इस कैलेंडर को प्रदाय किए थे, तो जाकर के लोगों को विश्वास हुआ और लोगों ने माना कि नहीं, यह भारतीय विज्ञान की ही देन है। इसके साथ साथ एक और वाकया मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। रॉकेट प्रौद्योगिकी की जहां तक बात आती है, रॉकेट प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हम यह मानते हैं कि पश्चिमी देश कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम एक जगह लिखते हैं कि इंग्लैंड में लंदन के पास रोटुंडा संग्रहालय है। जब वे उस रोटुंडा संग्रहालय में पहुंचे तो वहां पर टीपू सुल्तान द्वारा प्रयोग की गई रॉकेट वहां पर रखी हुई थी। तो जब उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों से इस बात का जिक्र किया कि इस रॉकेट प्रौद्योगिकी का उद्भव भारत में हुआ और टीपू सुल्तान के समकालीन हुआ, तब वहां पर भारतीय वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सके। लेकिन जब सर बर्नार्ड लोवेल की पुस्तक से डॉक्टर कलाम ने उद्धरण दिया, तब जाकर के वे इस बात पर विश्वास कर पाए कि नहीं, ये रॉकेट प्रौद्योगिकी का उद्भव भारत में हुआ और ये बहुत ही विकसित स्थिति में थी तत्कालीन समय में। ये ऐसे उदाहरण हैं जहां हम यह देख रहे हैं कि हमारा विश्वास अपनी वैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रति, वैज्ञानिक मान्यताओं के प्रति नहीं है, और जब उसकी पुष्टि किसी विदेशी वैज्ञानिक के माध्यम से की जाती है तो फिर हम उस पर विश्वास कर पाते हैं। यह एक स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इस स्थिति से आत्मगौरव का भाव नहीं बन पा रहा है। तो आज आवश्यकता इस बात की है, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के संदर्भ में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में आज आवश्यकता इस बात की है कि अपनी वैज्ञानिक परंपराएं जो कि उज्जवल हैं, उन वैज्ञानिक परंपराओं को हम साथ में लें और उन वैज्ञानिक परंपराओं के अनुरूप स्वयं में आत्मगौरव अनुभूत करें। मैं यहां पर आपके साथ कुछ ऐसी वैज्ञानिक
खोजों को यहां पर आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं, जो भारतीय वैज्ञानिक परंपराओं के उज्जवल स्वरूप को यहां पर रेखांकित करेंगी। रसायन शास्त्र की ही हम बात करें, हम डेनियल सेल पढ़ते हैं, लेकिन डेनियल सेल का वर्णन अगस्त संहिता में पूर्व से ही किया गया है। इसके साथ साथ अगस्त संहिता यह भी लिखती है 100 कुंभों की शक्ति का पानी यदि प्रयोग किया जाए तो उसमें से प्राणवायु और उदान वायु, प्राणवायु माने ऑक्सीजन और उदान वायु का तात्पर्य हाइड्रोजन, ये दोनों पृथक पृथक हो जाती हैं, यानी कि पानी विभाजित हो जाता है। और जो प्राणवायु है वह ऑक्सीजन है और उदान वायु है हाइड्रोजन है। और इसी उदान वायु को यदि वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो विमान विद्या में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि जिस विमान विद्या के संदर्भ में हम पश्चिमी देशों की ओर देखते हैं उसका मूल अगस्त संहिता से हमें मिल रहा है। इसके अतिरिक्त हम मैकेनिक्स की यदि बात करें तो ऋषि कणाद हुए हैं, उन्होंने मैकेनिक्स में उपयोग में लाए जाने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे उन्होंने उत्क्षेपण का प्रयोग किया, जैसे हम अपवर्ड मोशन कह सकते हैं। उन्होंने अवक्षेपण का प्रयोग किया, जैसे हम डाउनवर्ड मोशन कह सकते हैं। उन्होंने आकुंचन शब्द का प्रयोग किया। आकुंचन शब्द का तात्पर्य होता है मोशन ड्यू टू रिलीज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। उन्होंने गमन शब्द का प्रयोग किया, जिसका आशय होता है जनरल मोशन। यानी कि इन शब्दों का प्रयोग हमारी पूर्व की वैज्ञानिक परंपराओं में था। यह शब्द नए नहीं है और ना ही पश्चिमी देशों ने हमें दिए हैं। हम धातु विज्ञान की बात करें, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जिस पर जंग नहीं लगी है, 1600 वर्ष पुराना है। मथुरा में विष्णु पहाड़ी से उसको अनंगपाल सिंह तोमर, जो कि तत्कालीन दिल्ली के राजा थे, वे लेकर के आए और कुतुब मीनार के समक्ष उसे उन्होंने स्थापित किया। इसे गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। यह शुद्ध इस्पात का बना हुआ है, इसमें कार्बन बहुत कम है। गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ करके इसमें बनाया गया है, लेकिन इसमें जोड़ का निशान कहीं दिखाई नहीं देता। इसमें फास्फोरस अधिक है और सल्फर और मैग्नीशियम की मात्रा कम है और इसी वजह से यह जंग रोधी है। जंग आप समझ सकते हैं कि धातु विज्ञान की दृष्टि से हम कितने समृद्ध थे कि हमने ऐसे शुद्ध इस्पात के माध्यम से एक स्तंभ का निर्माण किया जिसमें जंग नहीं लग सकती। हम विमान शास्त्र की बात करें, यंत्र सर्वस्व एक जो किताब लिखी गई, एक ग्रंथ लिखा गया, उसे महर्षि भारद्वाज ने लिखा था। और नासा ने, जो कि सबसे बड़ी संस्था, सर्वोच्च संस्था हम मानते हैं विश्व की, नासा ने इस यंत्र सर्वस्व ग्रंथ को रिकॉग्नाइज किया, इसको पहचान दी और उन्होंने माना कि जो लिखा गया वो सही था। हम गणित की बात करें, अनंत और पूर्ण की खोज बात करते हैं। गणित में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोजें हैं वह है अनंत और पूर्ण। यहां हम बात कर सकते हैं, हमारा एक आध्यात्मिक श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि हमने सदैव ही शून्य और अनंत, इनके आविष्कारक हम ही हैं और इस बात को हमने इस श्लोक के माध्यम से रेखांकित भी कर दिया। इसके बाद हम काल गणना की बात करें तो काल गणना की बात में मैं एक यहां पर प्रसंग आपके साथ साझा करना चाहता हूं। राजा परीक्षित ने एक बार महामुनि शुकदेव से पूछा कि काल क्या है। उन्होंने कहा यह एक अमूर्त तत्व है, घटने वाली घटनाओं से ही हम उसे जानते हैं। शुकदेव ने कहा कि विषयों का रूपांतर ही काल का आकार है। काल को सापेक्ष स्वरूप में ही देखा जा सकता है, उसी को निमित्त बनाकर काल स्वयं को अभिव्यक्त करता है। यानी कि घटनाओं के स्वरूप को निमित्त बनाकर ही काल स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है। ये बात आइंस्टीन ने बहुत बाद में कही और महामुनि शुकदेव राजा परीक्षित से बहुत पहले कह चुके हैं। काल गणना की यदि हम बात करें, जब हम पश्चिमी देशों की ओर काल गणना की बात करते हैं तो हम सेकंड या माइक्रो सेकंड की बात करते हैं, लेकिन एक परमाणु काल जो कि हमारी इकाई है, उसमें सेकंड का 37,968वां हिस्सा भी काल गणना की श्रेणी में आता है। आप इस चीज की कल्पना कीजिए कि एक सेकंड का 37,968वां हिस्सा भी हम माप सकते हैं, इतनी क्षमताएं हमें थी। एक और जिक्र मैं यहां करना चाहता हूं। एक बार जब हम भूगोल की बात करते हैं, भूगोल के संदर्भ में एक बार लीलावती ने भास्कराचार्य से पूछा कि पृथ्वी किस पर टिकी है। भास्कराचार्य ने कहा कि पृथ्वी किस पर टिकी है, क्या मतलब? तो लीलावती ने कहा कि लोग कहते हैं कि पृथ्वी नाग पर टिकी है, पृथ्वी कक्षप पर टिकी है, पृथ्वी हाथी पर टिकी है।
किस पर टिकी है? तो भास्कराचार्य जी ने कहा कि माना कि पृथ्वी कच्छप पर टिकी है या नाग पर टिकी है, हाथी पर टिकी है, हमें मान भी लें, तब भी ये सब किस पर टिके हैं, इसको कैसे माना जाए? फिर ये सब किस पर टिके? तो तब भास्कराचार्य जी ने कहा कि पृथ्वी अपने बल पर टिकी है, और अपने बल पर टिकी है। तो यहां जो शब्द से दिया, उन्होंने कहा कि ये धारणात्मक शक्ति है, पृथ्वी की धारणात्मक शक्ति है, जिसके आधार पर पृथ्वी अपने बल पर टिकी है, इसी शक्ति के आधार पर टिकी है। और सब ग्रह अपनी अपनी धारणात्मक शक्ति के आधार पर अपने अपनी जगह पर टिके हुए हैं। एक दूसरे की धारणात्मक शक्ति के साथ ऐसा समन्वय बना हुआ है कि वे ग्रह अपने स्थान पर स्थित हैं। यही ग्रेविटेशन फोर्स है जिसकी बात न्यूटन करते हैं, यही गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसे कि भास्कराचार्य जी ने धारणात्मक शक्ति नाम दिया था। एक और बात, एक फिर लीलावती ने उनसे पूछा कि पृथ्वी गोल है लेकिन सपाट क्यों दिखती है? भास्कराचार्य ने जवाब दिया कि एक वृत्त की परिकल्पना कीजिए, एक वृत्त की परिकल्पना कीजिए, और उस वृत्त के 100वें हिस्से को यदि हम देखें तो वह एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई देगा, सीधी लाइन के रूप में दिखाई देगा। इसका मतलब पृथ्वी गोल है, लेकिन हम उसके एक छोटे से अंश को देख रहे हैं, इसलिए वह हमें सपाट दिखाई देती है। पृथ्वी गोल है, इस संदर्भ में भास्कराचार्य जी ने कई हजार पूर्व भी अपनी बात कह दी थी। इसके साथ साथ एक और बात, हम गूगल सर्च करें, हम उससे पूछें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस बात की खोज किसने की? 17वीं शताब्दी में निकोलस कोपरनिकस का नाम आता है, लेकिन नहीं, उससे 1700 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने यह प्रतिपादित कर दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी कि जिस पश्चिमी देशों के ज्ञान से हम हतप्रभ हो जाते हैं, जिस पश्चिमी देशों के ज्ञान के अनुकरण करने की वृत्ति हमारे अंदर है, उस पश्चिमी देशों के ज्ञान को यदि हम अपनी वेदों में, ऋचाओं में, अपनी जनश्रुतियों में अगर खोजेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, कई हजार वर्ष पूर्व यह ज्ञान तो हमारे पास था, इसके स्रोत तो हम हैं। लेकिन समस्या सिर्फ यही है कि हम अपने स्रोतों के प्रति विश्वास खो चुके हैं। हमें अपनी जनश्रुतियों पर, अपने वेदों पर, अपने संस्कारों पर, अपनी सांस्कृतिक अवधारणाओं पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर यह कृत संकल्पित होने का दिन है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के इस आयोजन में यह इस बात के लिए हमें कृत संकल्पित होना चाहिए कि हम अपनी श्रेष्ठ वैज्ञानिक परंपराओं के प्रति विश्वास रखें, श्रेष्ठ वैज्ञानिक परंपराओं के प्रति आत्मगौरव का भाव अनुभूत करें, और उन गौरवशाली परंपराओं पर आत्मगौरव महसूस करते हुए हम पश्चिमी देशों की ओर देखने की, जो अनुकरण करने की वृत्ति हमारी बनी है, उस वृत्ति को हम छोड़ें। जब हम अपनी जन्मभूमि पर, अपनी सांस्कृतिक अवधारणाओं पर, अपनी वैज्ञानिक अवधारणाओं पर विश्वास करेंगे, तभी एक समृद्ध भारत की नींव हम रख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।